नमस्कार, स्वागत है टाइम्स नाउ नवभारत पर आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कभी यह कहा था कि पॉलिटिक्स इज मोर डिफिकल्ट देन फिजिक्स, यानी राजनीति भौतिकी से कहीं ज्यादा कठिन है क्योंकि राजनीति किसी फॉर्मूले से नहीं चलती है। राजनीति में एक फॉर्मूला कभी अगले दिन ही बेमानी भी साबित हो जाता है, तो उसके अगले दिन फिर काम का लगने लगता है। तो राजनीति में अब ना नैतिकता के लिए जगह है, ना विचारधारा के लिए। महाराष्ट्र के सियासी घमासान के दौरान राजनीतिक नाटक ने नए रूप में जिस तरह की परिस्थितियां खड़ी की हैं, सवाल कई हैं। लेकिन इस सियासी घटनाक्रम के परिदृश्य में जो सवाल सामने आ गए हैं, मसलन क्या वंशवाद की राजनीति के दिन अब लगने जा रहे हैं? क्या राजनीति में नैतिकता के लिए बिल्कुल जगह नहीं बची और विधायकों और सांसदों की रणनीतिक तरीके से खरीद फरोख्त ही सत्ता प्राप्ति का जरिया बन रहा है? और क्या विचारधारा एजेंडे में लपेटी जा चुकी है, जहां अपने हित के हिसाब से विचारधारा का मुखौटा पहन लिया जाता है? क्योंकि जिस तरह महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने हिंदुत्व का राग अलापकर उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोला, उसमें जताने की कोशिश यही हुई कि उन्हें और उनके साथियों को सबसे ज्यादा हिंदुत्व के मुद्दे की चिंता है। तो आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द बड़ी चर्चा, एक बड़ा पैनल स्टूडियो में मौजूद है। सत्ता के हिंदू पथ में इन सवालों पर चर्चा से पहले एक झलक महाराष्ट्र की सियासत की, जिसने बीते कुछ दिनों से देश का ध्यान खींचा है। यांना देतो समोर बसा, मी देतो राजीनामा। चला, मी तुमच्या हातामध्ये आज मी माझ्या राजीनाम्याचं पत्र तयार करून ठेवतो आहे। कानून की लड़ाई, कागज की लड़ाई और सड़क की लड़ाई, दोनों में हम जीत जाएंगे। अगर मुख्यमंत्री जी को नहीं रहना है और दूसरे किसी उनके पार्टी के किसी को बनाना है तो उनकी सोच है। रोज केस हो रहेगी तो पता लगेगा। लेकिन आसाम में जितना दिन रहेगा मेरे लिए खुशी का बात है कि रहिए। मैं तो सबको बुलाता हूँ, सब आइए आसाम में। और इस वक्त स्टूडियो पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ इस वक्त संविधान विशेषज्ञ के रूप में एस के शर्मा जी स्टूडियो में मौजूद है। शिवम त्यागी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। संजीव उनियाल जी हैं, हर्षवर्धन जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। इस तरफ आप देख रहे हैं अशोक वानखेड़े। महाराष्ट्र की राजनीति पर बड़ी पकड़ है इनकी, तो आज बहुत सारे सीक्रेट्स और टिप्पणी की भी उम्मीद रहेगी। राजकुमार भाटी जी हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी से। दुष्यंत नागर जी आ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। और कुसुम सहगल जी हमारे साथ मौजूद हैं एनसीपी से। तो बड़ा सवाल यहाँ पर सबसे पहले हर्षवर्धन जी, आज शुरुआत आपके साथ। हिंदुत्व को लेकर जो एक परिस्थिति महाराष्ट्र में खड़ी हुई, क्योंकि शिवसेना से छिटक कर अगर एकनाथ शिंदे दूसरी तरफ गए तो पहला सवाल उन्होंने ये कहा कि क्योंकि हिंदुत्व से आपने समझौता किया इसलिए हम साइड हो गए। तो क्या अब हिंदुत्व की असली पहचान शिवसेना के कुनबे से एकनाथ शिंदे हो गए? सर माइक पास करिएगा। मीनाक्षी, मैं एक बात ये कहूंगा कि देखिए, हिंदुत्व को लेकर लोग पॉलिटिकली अपने अपने तरीके से डिफाइन करते रहते हैं, लेकिन जो जनता है जिसको लगता है कि हाँ ये हिंदुत्व का मुद्दा है, जो वोट करने जाता है बूथ तक, उसका मुद्दा कभी बदलता नहीं। और अगर उसका मुद्दा बदलता तो राम मंदिर आज अयोध्या में नहीं बन रहा होता। क्योंकि समय समय पर, एक समय तो जब भारतीय जनता पार्टी की 4 राज्यों की सरकारें गिर गई थी तो लगा कि ये तो संभव ही नहीं कि हिंदुत्व के मुद्दे पर इस देश में राजनीति की जा सके। भारतीय जनता पार्टी का वनवास ऐसा हो गया कि नेता कहते थे कि 14 साल का राम जी का वनवास हुआ था, इसके बाद ही होगा। तो मुझे लगता है कि जनता के मुद्दे नहीं बदले, नेताओं ने अपने मुद्दे बदले। महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है उसका संकट हमें समझना चाहिए। उद्धव ठाकरे दरअसल राजनीति में एक निष्क्रिय व्यक्ति हैं, जो सबसे मूल संकट है, जिसकी तरफ शायद इशारा नहीं कर पा रहे हैं लोग। मूल संकट यह है कि वो निष्क्रिय व्यक्ति हैं जिनको उनके आक्रामक पिता की विरासत संभालनी थी, वो नहीं संभाल पाए। और वो विरासत जिसमें एक एक शिव सैनिक जय छत्रपति, जय शिवाजी कहकर वो कूद जाता था कुछ भी करने के लिए, वहां उद्धव जैसा नेता मिला, उसने सारी मुश्किल खड़ी की। और उस पर जो सोनिया गांधी ने लिखवा लिया ना कि सेक्युलर क्रेडेंशियल के अलावा कहीं जाना नहीं है,
हमारी जो महाविकास अघाड़ी है उसका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और कुछ नहीं पता। पुल बनाएंगे, सड़क बनाएंगे, गरीब को कुछ देंगे, रोजगार देंगे, ये सब नहीं पता। एक बात पता है, सेकुलर क्रेडेंशियल्स हिलना नहीं चाहिए। इसीलिए ऐसे मुद्दों पर जिस पर शिवसैनिक उद्वेलित होता है, आंदोलित होता है, उस पर शिवसेना शांत रही। और यही वजह है कि हिंदुत्व एक बार नए सिरे से पुनर्स्थापित होता दिख रहा है महाराष्ट्र की राजनीति से। वानखेड़े जी, विचारधारा किसी चिड़िया का नाम बचा है? अब विचारधारा नाम की कोई चिड़िया नहीं है। और जो एकनाथ शिंदे ये कह रहे हैं कि हम हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो एकनाथ शिंदे इसी बीजेपी के सरकार से बाहर आने के लिए इस्तीफा तक सौंप चुके थे 2014 में। तब ये कह रहे थे कि फडणवीस सरकार शिवसेना को खत्म कर रही है, हम शिवसेना मराठी मानुस की शिवसेना है। महाराष्ट्र में हिंदुत्व की पहचान से शिवसेना नहीं जानी जाती थी, मराठी मानुस और मराठी अस्मिता के नाम से जानी जाती थी। हिंदुत्व की परिभाषाएं अलग अलग होती है। यदि पीडीपी जैसे पार्टी के साथ बीजेपी जाती है श्रीनगर जम्मू कश्मीर में, तो बात यह होती है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे है। ना बीजेपी ने हिंदुत्व छोड़ा है, ना पीडीपी ने अपनी लाइन छोड़ी है। लेकिन जब वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम महाराष्ट्र में आता है तो फिर सेना का हिंदुत्व खत्म होता है। क्या सेना ने राम मंदिर के खिलाफ बोला? क्या सेना ने सावरकर का इशू छोड़ा? क्या सेना का कोई मंत्री ये बोला कि सावरकर नहीं, लेकिन ओवैसी का समर्थन ले लिया ना। फिर मैं कहता हूं, ओवैसी का समर्थन के बारे में भी मीडिया को भी बड़ा क्लियर कट बोल लेना चाहिए। ओवैसी ने समर्थन दिया था महाविकास आघाड़ी को, तब महाविकास आघाड़ी ने कहा हमें समर्थन नहीं चाहिए। ओवैसी ने समर्थन दिया था प्रतापगढ़ी को, क्योंकि प्रतापगढ़ी वो एक यूपी के मुसलमान हैं, वो महाराष्ट्र से राज्यसभा आए थे कांग्रेस के, और उनके कांग्रेस में आने के पहले ओवैसी से बहुत अच्छे संबंध थे। उन्होंने कई नज्म ओवैसी पे लिखी थी, वो पर्सनल रिलेशन पे उन्होंने वोट उनको वोट मिले। लेकिन यदि पर्सनल रिलेशन क्या आम जनता देखती है उस नजरिए से? आम शिवसैनिक उस नजरिए से देख रहा है? परसेप्शन मीडिया बनाता है। जब हम ये बार बार कहते हैं कि उद्धव ठाकरे हनुमान चालीसा पढ़ने वालों को अरेस्ट करते हैं, तो परसेप्शन ये बनता है कि उद्धव ठाकरे हनुमान चालीसा के खिलाफ है। लेकिन आज यदि मैं प्रधानमंत्री के घर के सामने हनुमान चालीसा देश के अच्छा के लिए पढ़ने जाऊं तो मेरा स्वागत होगा। लेकिन मैं ये कहूं कि प्रधानमंत्री को देश चलाना नहीं आता, प्रधानमंत्री ने देश बर्बाद कर दिया है, उनके ऊपर शनि की साया है, इसलिए मैं हनुमान चालीसा पढ़ने जाता हूं, तो क्या मुझे कोई पढ़ने देगा? सवाल ये है। आप उसके डिटेल में नहीं जाते, एक परसेप्शन बना के जाते हैं। परसेप्शन है, अभी भाई साहब ने कहा कि वो सक्रिय है, सक्रिय निष्क्रिय है। सवाल महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के सक्रियता निष्क्रियता का नहीं है, सवाल है ईडी के सक्रियता का। ठीक है, सवाल है अशोक जी, लेकिन आप कह रहे हैं एक सेकंड कि जो मुख्यमंत्री 3 दलों की सरकार चला रहा है उसको सक्रिय नहीं होना पड़ेगा, वो अपने घर से नहीं निकलेगा, वो अपने कार्यकर्ताओं से नहीं मिलेगा, और सबसे ज्यादा शिवसैनिक अपमानित हो रहे हैं और आप कह रहे हैं कि वो सक्रिय हैं। एक मिनट, शिवसैनिक अपमानित हो रहे हैं ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा ये 37 लोग कह रहे हैं कि जो छोड़ के चले गए। मैं 3 बिंदु बस जोड़ना चाहती हूँ इस बात में। एकनाथ शिंदे कैंप की तरफ से जो चिट्ठी सामने आई उसमें जो बिंदु थे उसमें लिखा था कि आम लोग मुख्यमंत्री को अप्रोच ही नहीं कर सकते, आम शिवसैनिक। फाइलों को लेकर एक आपत्ति एकनाथ शिंदे जता चुके हैं कि सीएम ऑफिस के देखे बगैर फाइलें आगे जाती नहीं है, अयोध्या जाने से रोक दिया गया। ऐसे कहते कहते 6-7 बिंदु हैं जो उन्होंने इस चिट्ठी में गिनाए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि काम करने नहीं दे रहे थे उद्धव ठाकरे। चलो मीनाक्षी जी, मैं आज वो बात बता देता हूं कि जो मैं सोच रहा था कि शाम तक अपने शो पे मैं खुद कहूं। जो फाइलें रोकने की बात है, 2 साल कोविड के चक्कर में महाराष्ट्र में ट्रांसफर बैन थे। उसके बाद महाराष्ट्र में मई में ट्रांसफर खुले, और ट्रांसफर की यह हालत है कि क्लास 1, 2, 3, 4 के ट्रांसफर होते हैं, क्लास 1 और 2 के ट्रांसफर सीधे मंत्री के हाथ से होते हैं। करोड़ों रुपए का चंदा चढ़ा, मंत्रियों ने एडवांस लिया, दलालों ने एडवांस लिया, और ट्रांसफर 2 डिपार्टमेंट में ऑर्डर इशू है। यह बात जब मुख्यमंत्री को समझ में आई, मुख्यमंत्री ने 2 जून को उस ट्रांसफर पे स्टे दिया, सब मंत्रियों को बुलाया और यह कहा कि ये जो ट्रांसफर्स है, ये ट्रांसफर्स अब मुख्यमंत्री के यहां से अप्रूव होके जाएंगे, ये पैसे का खेल में चलने नहीं दूंगा। जब ये उन्होंने कहा तो उसमें सबसे ज्यादा आहत 2 मंत्री थे, एक गुलाब जी, ठीक है, दूसरे गुलाब पाटिल, और दूसरे बच्चू कडू। इन दोनों ने तभी विरोध किया था कि फिर हम पार्टी कैसी चलाएंगे हमारी, यदि हम ये मीटिंग में बात हुई। ये फाइलों का मूवमेंट है। एकनाथ शिंदे बता दे कि उसके मंत्रालय का कौन सा ठेका रोका गया,
एक नाथ मंत्रालय ये बता दे कि उसका कौन सा काम हो गया। होता है, मंत्रालय के काम भी रुकते हैं। आज वर्तमान में ऐसे कई मंत्री हैं बीजेपी के केंद्र में जिनके काम सीधा प्रधानमंत्री ऑफिस से उनके क्लियरेंस होते हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है, सरकार वो चला रहे हैं, प्रधानमंत्री। मेरे पास इस वक्त एकनाथ शिंदे कैंप से कोई इस पर जवाब देने के लिए नहीं है, वरना मैं उनसे जरूर इस पर प्रतिक्रिया लेती, लेकिन ठीक है। संजीव उनियाल। मीनाक्षी, हर एक पॉलिटिकल पार्टी का कोई ना कोई आत्मा होती है, कोई ना कोई सेंट्रल फ्यूगल फोर्स होता है जिस पर कि वो पार्टी टिकी होती है, जिसके कारण उसके चारों तरफ रहने वाले कार्यकर्ता उसके साथ चिपके रहते हैं। परंतु जब वो पार्टी उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, एपी सेंटर से इधर उधर हो जाती है, लुढ़क जाती है, तो वो प्रेशर कुकर की तरह तो कुछ टाइम तक चल सकती है, परंतु अंत आने के बाद समानशील विश्नेषु सक्षम, चाणक्य के उस 4 लाइनों को चरितार्थ करती है कि समानशील वाले लोग एक साथ चल सकते हैं। अननेचुरल अलायंस का कोई स्कोप नहीं है। कम टाइम के लिए हो सकता है, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल। फिर फाइलों की बातें ये जो कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कितने लोग जानते हैं इसको। इसका कोई आज से कोई सरोकार नहीं आज के टॉपिक से। दूसरी बात, मैं सिर्फ ये कहने चाहता हूं कि बाल ठाकरे के हिंदुत्व को, जिसको धर्मवीर आनंद डिगे जिया करते थे, जिनके चेले शिंदे हैं, उसको साक्षात रूप से विषय बनाकर और 50 एमएलए के साथ एक तरफ जाके खड़े हो गए। और वो जो कि बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, ड्राइंग रूम से रिमोट से चलाया करते थे सरकार को, आज उनकी स्थिति क्या है? बिल्कुल कमजोर होकर मातुश्री में पहुंचा दिया। बुद्धम शरणम गच्छामि। अरे आप इतने कमजोर हैं क्योंकि वो टॉवरिंग हाइट का नेता है, जिसने कि बाल ठाकरे के साथ हिंदुत्व को घुट्टी की तरह अपने भोजन में, अपने पानी में, अपने दूध में पिया है। आज उसी विजय, उसी कारण से मुझे लगता है मीनाक्षी, शायद कुछ और विषय उठाया होता, करप्शन का विषय उठाया होता, तो लोग साथ नहीं होते एमएलए, परंतु वो विषय इस पार्टी की आत्मा है, हिंदुत्व। इसीलिए 50 लोग एक साथ जाके एक आवाज पे उसको अपना नेता मानने के लिए स्वीकार करते हैं। ठीक है, रिएक्शन। एक सेकंड, थोड़ा सा मैं क्लेरिफिकेशन करूं, थोड़ी सी डिटेल्स। जब 2019 में विश्वास का मत पारित होना था, देवेंद्र फडणवीस पहली बार मुख्यमंत्री बन गए थे, तब एनसीपी ने समर्थन देके, एनसीपी से समर्थन लेके विश्वास का मत पारित हुआ, क्योंकि तब शिवसेना बाहर थी। तब हिंदुत्व बीजेपी का एनसीपी के साथ जाने से खराब नहीं हुआ। जब बीजेपी किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज करती है तो देश के विकास के लिए करती है, और बाकी जब लोग करते हैं, क्या चौटाला के साथ हरियाणा में हिंदुत्व कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ? जवाब मैं दूंगा, है ना? तो भाई आपकी चौटाला तो आपकी हिंदुत्व वाली पार्टी नहीं है। जम्मू कश्मीर का बड़ा उदाहरण है, पीडीपी के साथ उदाहरण है। लेकिन तब देश के विकास के लिए, देश की सुरक्षा के लिए जब आप करते हो तो वो सदाचार होता है, दूसरा कोई करे तो वो व्यभिचार। ठीक है, ये दो तो नहीं चल सकते ना। एक सेकंड, कुसुम जी से मैं रिएक्शन करूं, आपकी बात पे कुसुम जी से पहले रिएक्शन होगी। कुसुम जी, मुझे ये बताइए, जिस तरह के सवाल उन्होंने अभी संजीव उनियाल ने उठाए हैं, उन्होंने कहा नेचुरल अलाई तो शिवसेना और बाला ठाकरे के जो भी आदर्श थे उनसे कहीं छिटक गए, भटक गए, लेकिन परिस्थितियां जो आन खड़ी हुई हैं, अब तो एनसीपी उल्टे आरोप लगा रही है कि ये सब कुछ तो प्लान्ड था, ये सब कुछ इस तरीके से हो रहा था। इन सब के बीच विचारधारा किसी के पास नहीं है, सिर्फ सत्ता जो है वो असल लक्ष्य है। जी मीनाक्षी जी, मैं इस पर तो मैं मेरे शीर्ष नेता ही कुछ बोल सकते हैं, लेकिन अभी हमारे एक पैनलिस्ट ने कहा कि हिंदुत्व और एकनाथ शिंदे के ऊपर, वो एकनाथ शिंदे गुवाहाटी और सूरत में जाकर हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। जी, चुनाव तो वो मुंबई से लड़े थे या महाराष्ट्र से लड़े थे या सूरत से लड़े थे या गुवाहाटी से लड़े थे। अगर वो अपने देश में वो सुरक्षित नहीं है तो वो जहां भाजपाई सरकार है वहां जाकर हिंदुत्व की बात क्यों कर रहे हैं? उनको मुंबई में बात करनी चाहिए, अपनी पार्टी के साथ बात करनी चाहिए, उनका आंतरिक मामला है। वो पूरे देश को परेशान किए हुए हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। और जो दल बदलू जो हमारा कानून है, विरोधी कानून है, उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। जो आज खेल हो रहा है ये सब नहीं होना चाहिए, ये आया राम गया राम वाली पॉलिटिक्स अब नहीं चलनी चाहिए। बहुत कुछ हुआ, ठीक है, बहुत सब। एक सेकंड, दुष्यंत जी एक रिएक्शन। जी बिल्कुल, मैडम ने ठीक कहा, ये बड़ी बात है कि सूरत जाने के बाद में उनको हिंदुत्व की याद आती है। उनका हिंदुत्व एक स्टेज ऊपर और चला जाता है जब वो आसाम में पहुंच जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में जाके उनको अपने दायित्वों का बोध होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भ्रष्टाचारियों की दाल नहीं गलने दी उद्धव जी ने। उद्धव सरकार के ऊपर अभी भी भ्रष्टाचार का या चीफ मिनिस्टर ऑफिस पे कोई आरोप नहीं है।
तो इसको भी देखना जरूरी है कि जिस तरीके आप से ये कहना चाह रहे हैं कि जो बागी कैंप है वो उदारवादी भ्रष्टाचार का समर्थन कर रहा था क्या, पहली बात इसलिए वो छिटक सुन कर गया है? सुन लीजिए, वो वानखेड़े जी ने पूरी बता दी है। देखिए, उद्धव जी ने जिस तरीके से प्रगतिशील मार्ग पर महाराष्ट्र को लेके गए हैं, सब दो बड़े दलों को सबको साथ लेके आगे बढ़े हैं, सरकार ने अच्छे काम किए हैं, ये कहीं ना कहीं लोगों के पेट में दर्द है। इसीलिए देखिए आप पिछले 2-3 महीने ईडी का क्या मूवमेंट रहा है महाराष्ट्र के अंदर, वो देखना चाहिए। देश के अंदर ईडी का क्या कारनामे हैं, उसके ऊपर चिंतन मनन करने की जरूरत है। देश में आज हिंदुत्व की बात नहीं होनी चाहिए, आज लोकतंत्र की बात भी होनी चाहिए कि क्या लोकतंत्र हमारे यहाँ पे सुरक्षित है, सही से फंक्शन कर रहा है, जो हमारी संस्थाएं हैं वो अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। आप एक बात बताइए, 2 बड़े बैंकिंग घोटाले हो गए, एक में 24,000 करोड़ रुपए का गबन हो गया, एक में 34,000 करोड़ का गबन हो गया। उनको सीबीआई ने भी पूछताछ की है, एक से ईडी ने भी पूछताछ की है, क्या उसके ऊपर चार्ज हुआ? कुछ नहीं हुआ। और जिनके यहाँ पे आपको एक सुई के बराबर भी कुछ गलती नहीं मिली है, उनको आप लोग तंग कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें देख के इनको ऊपर भी चर्चा करनी है। ये भारत कोई एक छोटा मोटा स्टेट नहीं है, ये 140 करोड़ का एक विशाल राष्ट्र है। आपने लोकतंत्र को लेकर बड़े सवाल मैं लोकतंत्र को लेकर मैं कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट है, वो जवाब देंगे, लेकिन सिर्फ छोटी टिप्पणी, मुझे अच्छा लगता अगर दुष्यंत जी ने कोई और विषय उठाया होता। जिस सरकार का गृह मंत्री वसूली के आरोप में जेल में बंद है, जिस सरकार में पुलिस कमिश्नर, मुंबई पुलिस कमिश्नर, एक छोटा मोटा आप समझिए कि केंद्र शासित प्रदेश जैसी हैसियत है उसकी, देश की आर्थिक राजधानी है, वो भगोड़ा रहा। जिस सरकार में एक पुलिस इंस्पेक्टर, वो देश के सबसे बड़े उद्योगपति के घर के बाहर जिलेटिन की छड़ें छोड़ाता है, जिस सरकार में उसका सहयोगी उसको खुद ही मार देता है, उसके बाद कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार नहीं है। जहां सरकार पूरी तरह से इसी तरह के आरोपों में लिप्त है, वहां आप क्लीन चिट देना चाह रहे हैं। और सब कुछ इसका मतलब तो यह हुआ कि आप भी मेरी उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि ये एक निष्क्रिय मुख्यमंत्री है जिसको पद पर रहने का अधिकार नहीं। दुष्यंत जी देखिए, जिस प्रकार से किसानों की फसलों की खरीदारी सही समय पे हुई है, किसानों के बिजली के बिलों को जिस प्रकार से माफ किया गया है, और जो विदेशी निवेश आया है महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर, पूरे देश का विदेशी निवेश देख लीजिए और मुंबई का विदेशी निवेश देख लीजिए। आप तुलना तो करिए भाई साहब, क्या आप इंस्पेक्टर की बात करने लग रहे हैं? आप देखिए उत्तर प्रदेश में और अन्य राज्यों में इंस्पेक्टर क्या कर रहे हैं। आप एक इंस्पेक्टर की बात करेंगे, अरे थाने के अंदर बलात्कार हो गया, क्या बात कर रहे हैं आप? राज्य में थाने के अंदर बलात्कार हुआ, आप एक इंस्पेक्टर की बात कर रहे हैं। मीनाक्षी, पुलिस कमिश्नर आरोप है भाई, आप चलने दीजिए। आज पूरे देश में नहीं, इतनी बड़ी पोस्ट पर एक व्यक्ति बैठा है, गुजरात कमिश्नर, आप कह रहे हैं कि ठीक है आरोप तो लगते रहते हैं, सर कैसी बात कर रहे हैं? गुजरात में जब मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, तो उनके कैबिनेट में कई सजा होने वाले भी बोलते अपील में ही, इसलिए हम मंत्री रखते हैं। वर्तमान में जो गृह राज्य मंत्री है, इसके बारे में तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी टिप्पणी की है। उनके ऊपर एक मर्डर केस है जिसका अवेटेड है अभी तक, टेनी महाराज, उनका बेटा किसानों को लोन देता है, वो जेल में है। क्या पिता का बेटा जेल में है तो क्लीन चिट दे रहे हैं आप? एक सेकंड, नहीं, मैं क्लीन चिट, अनिल देशमुख को नहीं चिट दे रहे हैं, मैं क्लीन चिट, सचिन वाजे को क्लीन चिट दे रहे हैं, एक सेकंड, कमिश्नर ऑफ मुंबई को क्लीन चिट दे रहे हैं। यही प्रॉब्लम है आपका। मैं कह रहा हूं कि उस देशमुख को फांसी होनी चाहिए। अब सीधी फांसी दे रहे हैं। एक सेकंड, मैं कतई क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं। कोर्ट को डिसाइड करने दो वानखेड़े जी। तो फिर आप इस मुद्दे को उठाओ मत ना, अभी तो आरोप ही है ना, कोर्ट में सिद्ध होने दो। मैंने कतई नहीं कहा कि गृह मंत्रालय फेल नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ है। गृह मंत्रालय फेल हुआ है, बाकी मंत्रालय भी वहां फेल हुए हैं, लेकिन ऐसे हर राज्य में हुए हैं। लेकिन आप एक वजह का नाम उठा लेते हो, तो फिर मैंने 4 नाम दूसरे गिनाए तो आप बोलते हो कि वजह को आपने क्लीन चिट दी। मैंने बिल्कुल नहीं दी। यदि टेनी महाराज को आपने क्लीन चिट दी तो इसका मतलब मैंने ये तो नहीं कहा टेनी वजह ने गलत किया तो क्लीन चिट आपने टेनी महाराज को। विषय पे आते हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है हम करें तो सदाचार। मैं यही कह रहा हूं, एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर से मैं देखूं तो सारी राजनीतिक पार्टियां सत्ता के लिए खेलजोल करती है। जब आपने आंकड़े पूरे करने होते हैं तो व्याभिचारी सदाचारी सब चलता है, लेकिन जब आपको आंकड़ा पूरा हो जाता है तो फिर दूसरा करता है तो व्याभिचारी। मैंने यही कहा, आप बिल्कुल बोलिए, लेकिन फिर उसके लिए आपको क्लीन होना चाहिए। संविधान और क्लीन नहीं हो, आप दूसरे को ज्ञान दे रहे हो। 10 सेकंड आपको समय दूंगी। माना उम्र कम है लेकिन मौका तो कम नहीं देंगे ना। थैंक यू। मैं इंपॉर्टेंट चीज आपको ये कहना चाहता हूँ,
वानखेड़े जी, आपने कहा कि कभी भी शिवसेना तो हिंदुत्व के मुद्दे से उठी ही नहीं। आपको पता है ज्ञानवापी पर क्या स्टेटमेंट है संजय राउत का? ये सब पॉलिटिकल फायदे के लिए केंद्र सरकार कर रही है। आपने कभी ऐसी स्टेटमेंट शिवसेना से पिछले 10-15 साल में सुनी? मुझे मौका दीजिएगा, आपको बोलने का फुल मौका। ठीक है, कंप्लीट कर ले। इसके अलावा आप मुझे एक चीज बताइए, ये पॉलिटिकल कन्वीनियंस नहीं हो सकती। इमरान प्रतापगढ़ी या तो इमरान प्रतापगढ़ी होंगे या कांग्रेसी, ऐसा अलग अलग नहीं हो सकते, दोनों एक ही हैं। अगर इमरान प्रतापगढ़ी ने 50,000 कविताएं भी लिखी हो, मैंने मान लीजिए राजकुमार भाटी जी के लिए कविताएं लिखी हैं, तो क्या मैं पार्टी लाइन से अलग चला जाऊंगा अगर मैं पार्टी में होऊंगा? तो नहीं। पर्सनल रिलेशनशिप अपनी जगह हो सकते हैं, लेकिन यह सच्चाई है कि औरंगजेब को पूजने वालों का समर्थन महाराष्ट्र में लिया गया। आपने बड़ी एक बात रखी कि कश्मीर में किस तरीके से आपने पीडीपी से समर्थन ले लिया। सर एक चीज बताइए, मुझे अपने घर में से जाले साफ करने हैं, मैं कहां जाऊं? दूसरे की छत पे से जाके करूंगा? 370 वहीं से हटाई गई ना, वहीं से हटाई गई। आपके महाराष्ट्र में तो आप हंसिएगा आराम से, आपके महाराष्ट्र में से कुछ हुआ? जाले, एक मिनट सर सुन लीजिए ना, आप इतना क्यों? ठीक है, और बहुत सारे मुद्दे थे। और दूसरे, आपने कहा वीर सावरकर को लेकर क्या कहती है कांग्रेस? माफी वीर, ये हिंदुत्व वाले धोखेबाज। आप चुप बैठे रहते हैं पॉलिटिकल कन्वीनियंस के साथ साथ कि नहीं हम कुछ बोलेंगे ही नहीं। आप कहते हैं कि ये तो पॉलिटिकल जो खरीद फरोख्त है, इस चीज को रोका जाना चाहिए, ये गलत है। मेरा अपना मानना है कि मैंने कभी नहीं देखा इस देश में इंदिरा जी के समय में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी, उसको रातों रात उठाकर आपने हटा दिया केरला से, उसको गिरा दिया, राष्ट्रपति शासन लगा दिया। आई के गुजराल के साथ क्या हुआ आपने देखा, चरण सिंह जी के साथ क्या हुआ आपने देखा, चंद्रशेखर जी के साथ क्या हुआ, सिर्फ इसलिए हटा दिया उनको कि राजीव गांधी जी की जो है आप निगरानी करा रहे थे। ऐसा तो बहुत बार हुआ है इस देश में, कोई नई बात नहीं। लेकिन अब विचारधारा पर आते हैं। विचारधारा का मसला है, अगर विचारधारा का मसला नहीं होता तो पॉलिटिकल पार्टीज अपनी विचारधारा गढ़ते नहीं, उनको पता है वो वहां से आते हैं और लोग वहां स्टक करेंगे। मेरा नाम लिया, एक सेकंड मुझे आप एक सवाल का जवाब दीजिए। आपने बड़ी सरलता से आपने कह दिया कि बीजेपी ने पीडीपी के साथ अलायंस किया तो वो घर के जाले साफ करने के लिए वो अलायंस हुआ। तो अगर ठाकरे परिवार के भीतर भी एम्बिशन था कि उनको पॉलिटिकल एम्बिशन की उनको सत्ता में जाना है, सत्ता संभालनी है, तो इसे आप बेमेल गठजोड़ बता देते हैं। लेकिन आपको बीजेपी का गठजोड़ देश के एम्बिशन और देश के एम्बिशन के लिए हुआ है, देश के एम्बिशन बिल्कुल बोलने का मौका दीजिए ना। देश के एम्बिशन और पार्टी के एम्बिशन में फर्क होता है। मुझे मुख्यमंत्री बनना है अपने लिए, मैं जस्टिफाई कर रहा हूं ना, मुझे मौका तो देंगे ना। पर वो कह रहे हैं ना, मुझे मौका तो क्या किया महाराष्ट्र में? 2 मंत्री जेल में, ये आपने महाराष्ट्र के लिए किया? बताइए ना आप मुझे, क्या किया आपने? आप अपनी आइडियोलॉजी छोड़ बैठे। आज अगर आपने महाराष्ट्र के लिए किया तो 40 लोग आपसे अलग क्यों हैं? 370 हटने के बाद क्या हालात है वहां पर? बेहतर हालात है। सक्सेसफुल बोलेंगे, पिछले आप सक्सेसफुल बोलेंगे? बिल्कुल, सिविलियंस को मारा जा रहा है वहां पर, डेटा के साथ सिविलियंस को मारा जा रहा है ना वहां पर। टारगेट किलिंग 370 के बाद ही शुरू हुआ ना। 42 साल में 23,000 वहां पर जवानों की शहीदी हुई है। एक भी सिविलियन मरेगा गलत, जिस तरह से सिविलियन मरेगा गलत। जो मर रहे हैं उस पर बताइए ना, उस पर क्या हो रहा है? पिछले 32 साल में आप ये कह रहे हैं कि सब कुछ बेहतर हो गया, मैंने नहीं कहा। अरे मीनाक्षी जी, लेट अस टॉक लॉजिकल। ठीक है। जो 2 लोग हैं वो कोई आंध्र कर्नाटक से नहीं आए थे, वो महाराष्ट्र से थे। अब मैं आप ही की भाषा में जवाब देता हूं। हो सकता है शिवसेना ने ऐसा सोचा हो कि ये मराठी लोग औरंगजेब के इस पे जाते हैं, पहले मैं उनका समर्थन लूं, वो हमारे साथ आए, फिर उनको बताया जाएगा जैसा आपने जाले साफ किए वैसा वो भी हृदय परिवर्तन करे, जाले साफ करे। तो आप किसी को चांस भी नहीं देते जाले साफ करने का। मसला सक्सेसफुल होने का है, बीजेपी सक्सेसफुल। एक मिनट कॉम्पिटेंस एक मिनट कहीं और जा रहा है। मैं सिर्फ काम करने से मैं ये कह रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान की दुहाई देने वाले, अभी मैं देख रहा था आपके यहां आने से पहले होमवर्क किया मैंने, 93 बार टॉपल करी कांग्रेस ने 1952 से लेके आज तक जो लास्ट गवर्न किया 93 टाइम्स टॉपल किया स्टेट सरकारों को। और 356 धारा जो लगाई प्रेसिडेंट रूल, लेकिन दूसरे ने गलत किया इसलिए हम भी गलत करेंगे, ये कैसे, ये स्टैंडर्ड कैसे हो सकता है? इंदिरा गांधी जी की इमरजेंसी नहीं सर, ये स्टैंडर्ड नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं अगर उन्होंने गलत किया तो अब बीजेपी ने गलत करेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सारे पॉलिटिकल पार्टी हमाम में नंगे हैं, कोई दूध का धुला नहीं। कांग्रेस ने जितना गलत किया उसका आधा भी आपको गलत करने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस ने गलत किया इसलिए हमारा सही है ये होता नहीं। कांग्रेस ने तो गलत किया इसलिए कांग्रेस सत्ता से बाहर है, बिल्कुल सत्ता से बाहर है। कांग्रेस ने इमरजेंसी की, सत्ता से बाहर है। अब भाटी जी को माइक पास करेगा, महाराष्ट्र में ही बाहर जा रही है। भाटी जी बोलेंगे। भाटी जी, हिंदुत्व का जो मुद्दा है ये कितना बड़ा चुनावी फैक्टर है? हिंदू मुसलमान के बीच जो खाई एक पैदा होती जा रही है, ये पोलराइजेशन
किस कदर मदद कर रहा है चुनावी राजनीति मीनाक्षी जी, असलियत तो ये और है क्या कि इस purposefully किया जा रहा है? घटनाक्रम के पीछे, जो महाराष्ट्र का घटनाक्रम है, इसके पीछे ना तो धर्म है, ना राजनीति है, ना नैतिकता है, ना कोई सिद्धांत है। इसके पीछे निहित स्वार्थ है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट सिद्धांत है कि ये निहित स्वार्थ किसका है? इसके लिए पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। ये सबको दिखाई दे रहा है, देश का बच्चा बच्चा जानता है। अगर कोई हम इसके पीछे हिंदुत्व की बात करते हैं, राजनीतिक विचारधारा की बात करते हैं, तो हम असलियत को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं और असली दोषी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 8 साल से केंद्र की सरकार में है। 8 वर्ष में इन्होंने, अभी उनियाल जी गिनवा रहे थे कि 93 बार कांग्रेस ने गिराया। 8 साल में इन्होंने कितने प्रयास किए हैं। कर्नाटक में क्या हुआ था? बहुमत ना होते हुए भी शपथ ले ली थी, फिर सरकार गिर गई थी। और मध्य प्रदेश में क्या हुआ, और महाराष्ट्र में भी पहले क्या हुआ, रात को 12 बजे राष्ट्रपति शासन हटा के शपथ कराई गई थी। नहीं, लेकिन वो ये दलील देते हैं ना, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम थे महाराष्ट्र में, वो दलील देते हैं। भी मुझे फिर वो ये कहते हैं कि शिवसेना ने जिस तरह से सरकार बनाई वो एक बेमेल गठबंधन। मैं उसी बिंदु पर बीजेपी और शिवसेना का था। थोड़ा समय मुझे एक शेर याद आता है कि बुद्धिजीवी फिर इकट्ठे हो रहे हैं, फिर जरूरी प्रश्न टाले जाएंगे। ये सब बहाने हैं असली सवालों पे चर्चा करने से बचने के लिए। असली बात यह है कि ये बात सामने आनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की पार्टियों की सरकारों को येन केन प्रकारेण हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल करके, ईडी का, सीबीआई का, पुलिस का प्रयोग करके। एक विधायक आए हैं कि पुलिस मुझे जबरन उठा के लेगी और मैं अस्पताल में दाखिल कर दिया और ये कह दिया कि इसे हार्ट अटैक हुआ है। इतनी बेशर्मी के साथ इस देश में अब सरकारें गिराई जा रही हैं और आलू बैंगन के भाव विधायक बिकते घूम रहे हैं। नहीं, आलू बैंगन के भाव नहीं बिक रहे। अरे जो भी है, जो भी सोने के भाव बिक रहे होंगे। देश का खजाना खाली होता जा रहा है। विधायकों को खरीदने के लिए कहां से पैसा आ रहा है? ये सैनिकों को तो 4 साल के लिए रखेंगे, उन्हें 21,000 रुपए देंगे और विधायकों को अरबों खरबों में रुपए देंगे। ये देश के लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास है। इसे बचाने की हर आदमी को चिंता होनी चाहिए। कहा कि जरूरी प्रश्न टाले जा रहे हैं। बहुत सवाल पहले उठाया कि भाई सबसे बड़ी पार्टी थी बीजेपी, सबसे बड़ी पार्टी थी ना, फिर आपने कैसी सरकार बनाई? ये तो मोरल अथॉरिटी नहीं है। सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी गोवा में, सरकार बीजेपी ने बनाई। नहीं, उस समय भी सवाल पूछा था। नहीं, मैंने वही कहा, भी सवाल पूछा था। क्या है, मैंने वही कहा, सभी राजनीतिक दल, मैं कांग्रेस को तो सर्टिफिकेट दे ही नहीं रहा हूं। कांग्रेस ने तो ये सारी गंदगी की शुरुआत की है। ठीक है। अभी महाराष्ट्र की राजनीति में यदि सबसे पहले गंदगी की शुरुआत किसने की होगी तो शरद पवार ने की। 31 साल 30 साल की उम्र में चीफ मिनिस्टर बने और सारी गलत विचारधारा की पार्टी इकट्ठा कर दी और एक पुलोद करके पुरोगामी लोकशाही आघाड़ी करके सरकार बनाई। सभी ने किया है। इसलिए जब ये कहते हैं कि ये गलत है तो वो गलत नहीं हो सकता क्योंकि किसी और ने किया है। ये कभी आपने भी किया। लगाम कैसे लगेगी? लगाम लगेगी सत्ता की भूख। और यदि किसी भी राजनीतिक दल का काम यही है कि हमें एन केन प्रकरण सत्ता लेनी है तो फिर उसके लिए सारे चीजें जायज मानी जाती है और मानी जा ही रही है। तो अब एक दूसरे पे आरोप लगाना कि तुमने ये गलत किया और वो गलत किया, क्योंकि पीछे गरेबान में झांक के देखो तो हर एक के पीछे उतने ही रेले हैं। गलत सही से आगे बढ़ते हैं सर। कानून क्या कहता है, संविधान क्या करता है, कहता है एस.के. शर्मा जी। देखिए, पूरी परिस्थिति को आपने बड़े शांति से सुना। आप बिल्कुल एक ऑब्जर्वर की तरह हर व्यक्ति को यहां पर सुन रहे थे। क्या अब सत्ता में जाने का एकमात्र रास्ता यही बचा है कि जहां पर आपके पास नंबर नहीं है यहां से खींच लो, वहां से खींच लो? कानून देश का मजबूत है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन के समय में बात ऐसे आती है, तस्वीर ये दिखाई देती है कि उसको भी तोड़ने का एक रास्ता निकाल लिया है। दल बदल कानून से कैसे छुटकारा पाना है, इसको भी पॉलिटिकल पार्टीज ने साध लिया है। क्या करें अब? देखिए, जब एंटी डिफेक्शन लॉ बना था, जब ये दल बदल विरोधी कानून बना था तो ये हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में बना था, क्योंकि लोग सवेरे किसी पार्टी में होते थे, शाम को किसी पार्टी में होते थे। एक तरीका निकाला गया कि भाई एक कानून बना दो, कोई आदमी अपनी पार्टी छोड़ के नहीं जाएगा। अब पॉलिटिकल लोगों ने उनके रास्ते भी ढूंढ लिए हैं। महाराष्ट्र में जो हो रहा है वो बहुत गलत बात हो रही है प्रजातंत्र के लिए। आपने शुरू में 2 शब्द कहे थे कि विचारधारा और नैतिकता। कहाँ रही है राजनीति में? मैं 40 साल से, मैं इकलौता भारत का एक ऐसा अधिकारी हूँ जिसने 30 साल संसद में और 10 साल एक राज्य की विधानसभा में काम किया है। मैंने बड़े करीब से चुप रह के इनके बहुत 40 साल भाषण सुने हैं, सब कुछ देखा है। बात यह है जो डीजनरेशन हो गया है पॉलिटिकल सिस्टम का, और मुझे माफ़ करेंगे बाकी पैनलिस्ट सारे बैठे हुए हैं, ज़्यादातर लोग पॉलिटिकल पार्टियों से हैं, मैं तो नहीं हूँ। ये जो डीजनरेशन हो रहा है ये बहुत खतरनाक है। जहाँ तक मेरा ख्याल है 2 मंत्री आज भी
जेल में है, या एक दिल्ली का और एक महाराष्ट्र का, और इस्तीफे भी नहीं दे रहे हैं। आप नैतिकता और विचारधारा की, काय की विचारधारा? इस पार्टी में बैठा, आधे घंटे बाद उस पार्टी में चला गया, इधर से पैसे मिले वो उधर चला जाएगा। तो जब हम लोग, जनता की नजर में आपकी छवि क्या जा रही है? पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस भी डिक्लाइन हो रहे हैं और पब्लिक की छवि भी डिक्लाइन हो रही है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसका हल, जब तक पॉलिटिकल लोग खुद नहीं सुधरेंगे, अपने आप को आप समझेंगे नहीं, भाई क्यों आप गिरा रहे हैं अपने आप? मुझे ये बताइए, वेंकैया नायडू ने कुछ समय पहले एक स्टेटमेंट दिया था, मेरे ख्याल से अभी अप्रैल की शायद बात है, अप्रैल 2022 की। उन्होंने ये कहा कि अब दर बदल कानून में भी बदलाव की जरूरत है, संशोधन की जरूरत है, ताकि जो ये लूप होल्स का फायदा उठाया जा रहा है उससे बचा जा सके। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, और उसमें मैं उस विषय को छूंगा जिस पे कोई नहीं बात करता। दल विरोधी कानून में, थोड़ा सा माइक ऊपर सर, दल बदल विरोधी कानून में जो सबसे ज्यादा जो आदमी है, जो रेफरी है, जो एम्पायर है, सबसे कसूरवार तो वो हो गया है। वो आदमी रेफरी नहीं रहा है। अब स्पीकर को पावर दी गई थी कि आप रेफरी हैं। स्पीकर तो सबसे बड़ा प्लेयर हुआ है गेम में, वो अपने हिसाब से डिसीजन लेते हैं। इसको रिकॉग्नाइज कर दो, इसको डी रिकॉग्नाइज कर दो, इसकी पिटीशन ले लो उसको। मैं तो खुद देखा हूं, मैं भुगता हूं, मेरे पास बहुत से अनुभव हैं। तो आपको एक तो स्पीकर को यहां से हटाना पड़ेगा, क्योंकि स्पीकर निष्पक्ष नहीं रहा। जब बनाया गया था तो ये कहा गया था कोई जुडिशरी, कोई मैजिस्ट्रेट, कोई ट्रिब्यूनल ना करे, स्पीकर खुद निर्णय कर ले, क्योंकि वो विधानसभा का एक किस्म से मुखिया है, संरक्षक है, जो भी कहो। तो इसमें बहुत सारे और भी लूप होल हैं, जैसे आपको वहां नजर आ रहे हैं कि भाई 2/3 लोग बाहर आ जाएं, बाहर आके अलग ग्रुप बना लें, उसको स्पीकर मान्यता कर दे। उनको पता लग गया स्पीकर मान्यता दे सकता है, स्पीकर हटाओ। वो डिप्टी स्पीकर है, खैर महाराष्ट्र में तो डिप्टी स्पीकर की जगह किसी और को लगा दो, उसको आप मान्यता की एप्लीकेशन देंगे। मानना है कि अभी एकनाथ शिंदे के साथ खरीद फरोख्त हुई? देखिए, मुझे अभी आपने कहा कि उनको यहाँ पे पैसों की खरीद फरोख्त होती है, तो आप ये मानते हैं कि वो वहां पर पैसों में खरीद फरोख्त हुई? मैं महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में बात ही नहीं कर रहा, मैं तो जनरल बात कर रहा हूँ, जो मैं विधानसभा हूँ, जो मैंने संसद और विधानसभाओं में देखी है। समझे नहीं? एक्सपर्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन पे बात। मैं तो 40 साल जो मैंने देखा है मैं वो देख रहा हूँ। मैं तो महाराष्ट्र नहीं गया, मैंने तो आपका विधानसभा भी नहीं देखी। ठीक है सर, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाना चाहती हूँ हर्षवर्धन जी, इस पर मैं आपसे टिप्पणी चाहूंगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि संसद एक इंडिपेंडेंट ट्राइब्यूनल बनाए जिसे रिटायर्ड जज हेड करे, ताकि निष्पक्ष रूप से इस तरह के केसेस का जल्द से जल्द निपटारा हो सके, और इस पर कुछ है आगे की लकीर एक खींचे। लेकिन आपको लगता है ये संभव है आज की तारीख में? सुधार की शुरुआत कहां से होगी, कैसे होगी? देखिए मीनाक्षी, सुधार तो राजनीतिक दलों को ही करना पड़ेगा, और ये बिल्कुल सही है कि सबने कोई कसर छोड़ी नहीं। और ये भी जो आज हम 2/3 देख रहे हैं, ये यही सोच के हुआ कि पहले कितने पे कर लेंगे, तो 1/3 फिर 2/3 हुआ। लेकिन अब इसमें एक दूसरा मसला आता है। मान लीजिए कि अगर किसी भी विधायक को, कोई 2/3 विधायक है, तो आप कितनी संख्या और कर देंगे? क्या पूरी की पूरी पार्टी टूट के जाए तब आप मानेंगे? आप क्या, जो लोकतंत्र में जनता ने किसी को अपना प्रतिनिधि चुना, आप कहते हैं उसकी खरीद फरोख्त हो रही है। लेकिन उसका दूसरा पहलू भी है। अगर वो तय कर रहे हैं, मान लीजिए महाराष्ट्र के संदर्भ की बात करें, कि जो संख्या है उसकी निर्धारित संख्या से ज्यादा विधायक हो गए, और उनको डर कर रहना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा जो बैठा है उससे डिप्टी स्पीकर है, वो कुछ और फैसला सुनाएगा। और एक बात क्यों नहीं करते हैं? मैं कहता हूं कि जो भी इस पर बहस करता है, हमाम में सब नंगे हैं, सब क्यों नहीं तय करते हैं कि जो भी एक बार किसी पार्टी से चुनाव लड़ेगा, अगर दूसरी पार्टी में जा रहा है या दूसरे गठजोड़ में जा रहा है, तो उसको बिना चुनाव लड़े सदन की सदस्यता नहीं मिलेगी। एक लाइन का ये काम कर दें तो आप समझिए कि इस देश में राजनीतिक सुधार का इतना बड़ा काम हो जाएगा कि ये सारे झंझट खत्म हो जाएंगे। लेकिन कोई साहस नहीं। हर्षवर्धन जी, मैं आपको और बताता हूं, आपका सुझाव सबसे बेहतरीन सुझाव है, लेकिन इससे भी आगे जाना पड़ेगा कि आप यदि इस्तीफा देते हो तो आप आने वाले 3 चुनाव नहीं लड़ सकते। ये थोड़ा सा, ये आप लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करते हैं। मान लीजिए, उदाहरण के लिए मान लीजिए मैं विधायक हूं, मेरा मन करता है कि मैं इस पार्टी के साथ नहीं रहूंगा। अब हो सकता है कि मैं बेईमान हूं और मैंने कहा कि मुझे 100 करोड़ रुपया चाहिए, या हो सकता है कि मुझे लगता है कि नहीं, मुझे ये आदमी पसंद नहीं, मैं इसके साथ काम नहीं करूंगा। अब अगर मेरे ऊपर चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई तो ये मेरे अधिकारों का हनन होगा। लेकिन मैं जिस सिंबल से चुनाव लड़ा हूं, अगर मैंने उसके साथ एक तरह से साथ छोड़ दिया, तो फिर मुझे फिर से चुनाव पार्टी को ज्वाइन करने से पहले पता नहीं था। कर्नाटक और मध्य प्रदेश ये विचारधारा, ये पार्टी के कर्नाटक और मध्य प्रदेश में तो दल बदल कानून का इशू ही नहीं था। दल बदल कानून का इशू ही नहीं था। मार्जिन सत्ता पक्ष में और विपक्ष में इतना कम था कि 20 विधायकों ने इस्तीफे देते से ही अपोजिशन सत्ता में आता है।
आ गया समझ में? तो होता क्या है, यदि मार्जिन बहुत कम है, महाराष्ट्र में ये खेल करने के लिए 60 विधायकों का इस्तीफा चाहिए, जो नहीं हो पा रहा है। लेकिन क्या मध्य प्रदेश में या कर्नाटक में 15 लोगों ने इस्तीफा दिया, सरकार माइनॉरिटी में आ गई क्योंकि हाउस की स्ट्रेंथ नीचे आ गई, बीजेपी सत्ता में आ गई, बाद में बाई इलेक्शन हो गए, वही लोग बीजेपी से चुनाव लड़े, ये तो वही बात हो गई। लेकिन चुनाव लड़ के आए ना वो। नहीं वही नहीं आप अशोक जी, ये कैसे आप संभव कर सकते हैं कि आप किसी को कह दें कि वो चुनाव ही नहीं लड़ेगा? बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। पूरे डेमोक्रेटिक प्रोसेस को खत्म करने की बात करें। आपको 5 वर्ष के लिए गैप होना चाहिए कि आप दोबारा चुनाव लड़के आइए, जनता के सामने आप जाइए, वो तय करेंगे। हम आपको सुदर्शन जी, आप ये तो मानते हैं कि कोई चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। सुदर्शन जी, डेमोक्रेसी में आप ये नहीं कर सकते। आपकी लॉयल्टी जिसकी तरफ आप उधर गए उधर चुनाव लड़ेंगे। नहीं, तो फिर क्या है, ये क्या है? बदल में तो आया कि आपकी सदस्यता रद्द हुई और आप फिर से जनता के सामने, नहीं, उनको 3 बार चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, वो अपनी पहचान बनाए ना। अक्सर हमने देखा बाय एंड लार्ज, मैं अक्सर मैंने बाय एंड लार्ज में बोल रहा हूँ, ऑन एन एवरेज बाई इलेक्शंस में जो सत्ता पक्ष होता है, बाय एंड लार्ज कई जगह बहुत अच्छा ऐसे भी रिजल्ट आ गए कि सत्ता किसी और की, अभी हिमाचल में सत्ता किसी और की और बाई इलेक्शन में कोई और निकल के आया। लेकिन बाय एंड लार्ज जो बाई इलेक्शंस होते हैं उसमें सत्ता पक्ष के ही लोग बाय एंड लार्ज आते हैं। तो एक एडवांटेज ये होता है कि आपने इस्तीफा दे दिया, आपने सत्ता पक्ष ज्वाइन कर लिया, फिर आपको वो सरकार का वो प्रोटेक्शन भी मिलता है। और चुनाव आपने और हमने कई बार कवर किए हैं, जब सरकार का प्रोटेक्शन मिलता है तो कई धांधलियाँ भी होती है, कई चीज़ें निकल भी जाती है। चिदम्बरम तो चुनाव हार ही गए थे, कलेक्टर ने उनको ओके कर दिया तो हारा हुआ चुनाव जीत गए, ये भी हमने देखा है, इसी देश में हुआ है। तो ऐसी चीजें कई जगह होती है जब सत्ता में आपके लोग बैठे रहते। इसीलिए मैंने मोरालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा। इसी विषय पर मैं आगे बढ़ूंगा कि अगर हम ये पूरे प्रोसेस पे, जिस पे हर्षी बात कर रहे थे, वानखेड़े की बात कर रहे थे, अगर हम देखें कि इस तरह के लॉ बनाने की मीनाक्षी जरूरत क्यों पड़ती है आपके दर्शकों को, क्योंकि आपने वास्तव में जिन वोटर्स ने जिस कलम को देख के, जिस चिन्ह को देख के, जिस पार्टी आइडियोलॉजी को देख के आपको वोट दिया था, आपने उनको साबोटेज किया। इसीलिए आपको दोबारा से, हर्षी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आपको लड़ने का अधिकार मिलना चाहिए और वोटर्स को दोबारा से आपको हक देना चाहिए कि हां, आपको उस पार्टी लाइन से हमने पसंद नहीं किया तो इस पार्टी लाइन से हम पसंद कर रहे हैं या नहीं दे रहे। इसीलिए उसको हमें जरूर जो है दोबारा चांस देना चाहिए जिससे कि वो दोबारा जीत कर आए। ठीक है, एक बार मैं एस के शर्मा जी की टिप्पणी इस पर चाहूंगी। सर, जो ये डिस्कशन अभी यहां पर हुआ है, आपको लगता है कि इससे दल बदल की जो ये परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं, विधायकों की ये हॉर्स ट्रेडिंग का जो ये मामला है, इस पर विराम लगेगा? जिस तरह के सुझाव अभी यहां पर आए, देखिए, जब तक उस कानून में बदलाव नहीं होगा तभी तक तो विराम नहीं लगेगा, क्योंकि राजनीति अब इन्हीं लोगों को ही सफाई करनी है खुद ही, क्यों जो लोग राजनीति में हैं। ठीक है, लेकिन जो प्रेजेंट सिचुएशन है दल बदल विरोधी कानून की, उसमें बहुत खामियां हैं, वो रेक्टिफाई करनी पड़ेंगी। ठीक है, मैं बातचीत को अब अगले पड़ाव पर लेकर जाना चाहूंगी, क्योंकि आज एक अहम मुद्दा इस पूरी परिस्थिति के बाद यह भी उठ खड़ा हुआ है कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का क्या एक अंत अब आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। इसलिए क्योंकि जिस तरह से आगे परिस्थितियां बढ़ रही हैं, जो सेकेंड जनरेशन है, पिछली जनरेशन की विरासत को आगे नहीं बढ़ा पा रही, अगर ठीक तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से पार्टी के भीतर काम नहीं हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। और हमारे साथ शिवसेना से किशोर तिवारी जी इस वक्त जुड़ गए हैं। किशोर तिवारी जी, देखिए, बड़ी परिस्थिति और लार्जर इशू को एड्रेस करें तो सिर्फ ठाकरे सरनेम से कुछ नहीं होगा, परफॉर्म भी करना पड़ेगा। हाँ, अभी आपने कहा, मुझे तो मैं शर्मा जी को भी सुन रहा था, अशोक जी को भी सुना, हर्षवर्धन जी को भी सुना। पॉलिटिकल डिग्रेडेशन तो हुआ है, इस पर तो ज्यादा नहीं बोले, लेकिन ये पहली बार जो रिवोल्ट हुआ है वो हार्डकोर शिवसैनिकों ने किया है। और उन्होंने, शिवसैनिकों ने उद्धव ठाकरे की लीडरशिप को नहीं चैलेंज किया है, उन्होंने कहा है कि अलायंस के इनजस्टिस को हमने चैलेंज किया। आपका जो मुद्दा था कि डायनेस्टी पॉलिटिक्स के लिए, अब मेरे संदर्भ में तो आपने पूछा कि ठाकरे परिवार उपयुक्त है या नहीं, तो अब उसका तो इंट्रोस्पेक्शन अभी होगा ही ना, क्योंकि ये सब कुछ हुआ है तो इतना बड़े प्रमाण में पहली बार हुआ है। देखिए, हर्षवर्धन जी ने अभी थोड़ी देर पहले ये टिप्पणी की कि जो जिस तरह से मुख्यमंत्री का काम करने का तरीका था वो निष्प्रभावी थे और एक लीडर होने के लिए जो गुण होने चाहिए उसमें एक कमी दिखाई देती है। इन सब के मद्देनजर जिस तरह से मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए सरकारी आवास से वापस मातोश्री शिफ्ट हुए, उस मातोश्री में जहां से एक समय में समानांतर सत्ता चला करती थी महाराष्ट्र में, अगर आप इन दो परिस्थितियों की तुलना करते हैं किशोर तिवारी, तो कहीं ना कहीं थोड़े फीके उद्धव ठाकरे दिखाई देते हैं। मुझे थोड़ा सा मेरा पूरा कर लेने दो। उद्धव ठाकरे जी ने कमान बाला साहब रहते ही संभाली। उसके बाद 14 में उनकी पहली परीक्षा हुई जब बीजेपी ने
उनको अकेला छोड़ दिया और बीजेपी की, मोदी की लहर आई थी और महाराष्ट्र में बीजेपी अपने बलबूते पर सत्ता बनाएंगे ऐसा लगा, लेकिन उद्धव जी ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा और उन्होंने तो 67 सीट्स ले आई और जब बीजेपी ने उनके 7-8 सीटें गिराई थी। लेकिन अब उसके बाद उन्होंने पार्टी चलाई। उसके बाद देखो जब वो मुख्यमंत्री बने ना तो उनको एडमिनिस्ट्रेशन का बिल्कुल तजुर्बा नहीं था। उन्होंने एकनाथ शिंदे को ही सीएम के लिए प्रपोज किया, लेकिन जो एलाइज थे वो एलाइज ने नहीं बोला, इसलिए वो कंडीशनल बने। लेकिन उद्धव जी की खुद की लकीर उद्धव जी ने 2.5 साल में खींची है। उद्धव जी ने देखो कल भी एक शिवसेना के एमएलए ने लेटर लिखा तो उद्धव जी की नाराजगी बताते वक्त उसने ये नहीं बोला, उसने बोला कि उद्धव जी कहते थे कि मैं राज धर्म का पालन करूंगा, ट्रांसफर में इंटरफियर नहीं करूंगा और प्रोटोकॉल के हिसाब से काम करूंगा। तो ये चीज लोगों के दिल को चुभ गई है। अभी देखो उद्धव जी क्या है ये अब जनता में जाके हमको मालूम पड़ेगा। हर्षवर्धन जी, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं जो कह रहे हैं? ठीक है, किशोर तिवारी जी। देखिए किशोर जी, मैं एक तो ये कहूंगा कि राजनीतिक दल के प्रवक्ता होते हुए बहुत साफ साफ बोलते हैं, तो मैं इसकी प्रशंसा करूंगा। लेकिन ये पहले दिन से तय था, एकनाथ शिंदे का नाम आना या किसी और शिवसैनिक का नाम आना ये खूब चलता है जब कोई भी सरकार बनती है, जब तय नहीं होता। लेकिन संजय राउत से लेकर खुद उद्धव ठाकरे तक बहुत स्पष्ट था कि शिवसेना का जब कोई बनेगा तो वो ठाकरे परिवार से ही होगा और इसमें कहीं कोई भ्रम नहीं था। तो इस पर तो किसी शिवसैनिक को ऐतराज नहीं। किशोर जी, ऐतराज किस बात पर है? ऐतराज 2 वजहों से। एक, आप अपनी हिंदुत्व की लाइन से अलग चले गए। जिन मुद्दों पर शिवसेना की आवाज मुखर हो ये लोग सुनना चाहते हैं, आप नहीं बोले। दूसरी उससे बड़ी बात थी कि एनसीपी और कांग्रेस शिवसेना को कमजोर कर रही हैं, उद्धव ठाकरे सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए उस पर कुछ नहीं ध्यान देते रहे। ये दोनों बड़े आरोप हैं। किशोर तिवारी जी। हाँ देखो हर्षवर्धन जी, आपकी बातों को नहीं, हमने आपकी बातों के साथ साथ हमने एकनाथ शिंदे की भी बातों को गौर से लिया है और एकनाथ शिंदे को हमने रिक्वेस्ट की है वो लौट के आ जाए और सारे मैटर सेटल हो जाएंगे। शायद वो सेटल भी हो जाएंगे। चलिए ठीक है, आप उम्मीद जता रहे हैं कि चीजें बेहतर हो पाएंगी। लेकिन वंशवाद को लेकर जो हमने एक बड़ा सवाल उठाया, देखिए पूरे एक आंकड़े मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी की बात अगर करें, 2009 में भी देखिए सोनिया गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, लेकिन 14 और 19 में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव हार गई। समाजवादी पार्टी 2012 में देखिए मुलायम सिंह यादव चेहरा थे, उनके मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद थी, लेकिन मुख्यमंत्री बने अखिलेश यादव। 17 में अखिलेश यादव की अगुवाई में चुनाव लड़ा लेकिन हार मिली और 2022 में भी फिर यही परिस्थिति आई। आरजेडी 2015 में लालू यादव चेहरा थे, आरजेडी ने सरकार बनाई, लेकिन 2020 में तेजस्वी लड़े खूब लेकिन फिर भी आरजेडी की हार हुई। एलजेपी रामविलास पासवान के नेतृत्व में 2009 और 14 में केंद्र सरकार में मौजूद रहे, लेकिन चिराग पासवान के नेतृत्व में 2020 में बुरी तरह से हार गए। बल्कि हालात ऐसे हो गए कि पार्टी का सिंबल और पार्टी भी उनके चाचा के पास चली गई और चिराग अलग थलग पड़ गए और शिवसेना इस पूरे लिस्ट में एक नया एडिशन इस वक्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। भाटी जी, मैं इस पे भाटी जी से एक रिएक्शन मैं इस पे चाहूंगी। देखिए जिस बात का जिक्र हमने पहले किया, अब डायनेस्टिक पॉलिटिक्स से आगे तो बढ़ना पड़ेगा, वो भी तब जब बीजेपी जैसी पार्टी आपके सामने चुनावी मैदान में खड़ी है। और समाजवादी पार्टी में भी तो ये समस्या खड़ी हो ही गई ना, जब शिवपाल जी एक समय में अलग पार्टी बनाकर आगे निकल लिए थे। देखिए राजनीति में आगे बढ़ाने या पीछे हटाने का काम जनता करती है। जनता के समर्थन के बिना कोई राजनीति में आगे नहीं बढ़ सकता। अगर कोई केवल इस आधार पर नाम से काम नहीं चलेगा। जी मैं उसी के सवाल का जवाब दे रहा हूं। अगर कोई इस आधार पर ये चाहता हो कि उसकी राजनीति चल जाएगी कि उसके पिता राजनीति में बहुत बड़े नेता थे, तो ये संभव नहीं है। खुद के अंदर भी योग्यता होनी चाहिए, खुद को भी सक्रिय होना चाहिए राजनीति में। तो मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि इस तरह का कोई नियम तो लागू हो नहीं सकता कि जिसके पिता राजनीति में थे उसका बेटा राजनीति में नहीं आएगा। लेकिन अगर बेटे के अंदर योग्यता है तो जनता उसे आगे बढ़ाएगी। और बेटे के अंदर अगर योग्यता नहीं है, कभी सर बेटे के अंदर अगर योग्यता नहीं है सर, सवाल ये तो वो आगे नहीं। मैंने आपका सवाल सुन लिया, उसका जवाब दे रहा हूँ। आप उस पर जवाब नहीं दे रहे, लेकिन फिर बेटा ही अभी तो सवाल किया आपने, क्या ये बदलेगा? ये मैं आपसे पूछ रही हूँ। आपने कहा कि बेटा मुखिया है और बाप मुखिया है, बेटा मुखिया बनेगा। अगर मेरी पार्टी के संदर्भ में आप पूछ रहे हो तो संविधान के अनुसार पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होता है, उसमें बाकायदा वोटिंग होती है, नॉमिनेशन होते हैं। जिसे कार्यकर्ता चाहते, पूरे प्रदेश के देश के कार्यकर्ता
अपना अध्यक्ष चुनते सर हैं। ये तो आप वो बता इस रहे हैं आधार जो पर नहीं होता है जो कि कागज में आपकी पिता- पार्टी के प्रस्ताव में जो नहीं, लिखा है ये सब में फील्ड है। पे होता है, ग्राउंड पे मैं होता उससे आगे की बात है। एक बार अपने सम्मेलन में आपको आमंत्रित करेंगे, आप देखना कि पूरी निष्पक्षता के साथ कौन सी पार्टी nomination करती होते है हैं भाटी और साहब, अब अध्यक्ष चुना इतना जाता भी है। देखिए मीनाक्षी जी, सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि वंशवाद नहीं चाहिए। व्यक्तिगत रूप से मैं भी चाहता हूं कि वंशवाद बिल्कुल खत्म हो जाए, लेकिन हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी और एक लेफ्ट पार्टी है और एक जनता दल यूनाइटेड कह सकते हैं बिहार की। यदि ये 3 पार्टियां छोड़ी तो इस देश में सारी पार्टियां वंशवाद पे चल रही है। अभी आपने 3-4 उदाहरण गिनाए, 4 उदाहरण आपने गिनाए। अब देखिए बीजेडी लगातार वंशवाद की पार्टी जीत रही है। तेलंगाना नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस तेलंगाना जीत रही है। आप आंध्र प्रदेश आइए, जीत रही है। आप डीएमके या डीएमके, ये भी वंशवाद वाली पार्टी है, वो भी जीत रही है। उतने जितने एग्जाम्पल आप हारने वाले बता रहे हैं उतने वो जीत भी रहे हैं। लेकिन क्या होता है, हमारे देश में व्यक्ति पूजा बहुत है और व्यक्ति पूजा के चलते अब आप बताइए साउथ भारत में, दक्षिण भारत में एक्टर एक्ट्रेस सुपरस्टार हो जाते हैं, अब वही राजनीति करते हैं। हमारे यहाँ अमिताभ बच्चन आए, क्या राजनीतिक उनका था, लेकिन उन्होंने किसको हराया? जिसको राजनीति का चाणक्य कहते थे बहुगुणा जी, उनको हरवाया। सभी यूज ठीक है सर, ये कुछ एक घटनाएं हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। मैंने वही कहा। तो राजनीति में आपको पसंद आए ना पसंद आए, राजनीति, अभी उद्धव ठाकरे का नाम लिया आपने, ये सरकार गिरी। सर मेरा सवाल ये था कि जब आपके सामने बीजेपी जैसी पार्टी है जो अभी केंद्र में सत्ता में दिखाई देती है और उनसे आपको लड़ना है, तो फिर आपको भी ये सीखना पड़ेगा कि इस तरह से पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। कुछ राजनीतिक इंटरनल डेमोक्रेसी की जरूरत है। वही कह रहा, जो क्षेत्रीय दल होते हैं। अभी आज तो आज हम ये बात इसलिए कर रहे हैं, एक बात इसलिए कर रहे हैं, देखिए एक सेकंड शिवम, हाँ बोलिए सर। शिवसेना, उद्धव ठाकरे ने लगातार चुनाव जीते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मुंबई लगातार जीता है, उसने लगातार अपनी वजूद इतना बनाया है कि जब भी बीजेपी को सरकार बनानी पड़ी उसके बगैर सरकार नहीं बना पाते, वो अपनी पोजीशन पे थे। रही बात है सरकार गिरने की, अब उद्धव ठाकरे को वंशवाद में लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये इसके बाद जो चुनाव होंगे उसके नतीजे यदि उद्धव ठाकरे के शिवसेना के पक्ष में आए तो फिर आप क्या कहेंगे? महाराष्ट्र को वंशवाद चाहिए? मीनाक्षी लगभग इन्होंने जवाब दिया है इसका कि पिछले 4-5 अभी जो एग्जांपल्स इन्होंने दिए वो सारे एग्जांपल्स जो हैं वो पुराने थे। अभी जो लेटेस्ट बात हो रही है कि वंशवाद, अब देखिए आप एसपी की बात देखिए, उसी टाइम में क्लोजिंग की तरफ जा रहा है। ये वंशवाद से लोगों का मोह खत्म हो रहा है। अरे सर बीजेडी कौन सा पुराना है? बीजेडी कौन सा पुराना है? तेलंगाना रखना चाहता हूं कि राहुल गांधी पिछले कुछ समय में क्लोजिंग रिमार्क्स लूंगी। पिछले कुछ समय से मैं आंकड़ा रखना चाहता हूं कि राहुल गांधी 53 में से 44 चुनाव हारे हैं। अगर आप इसको वंशवाद नहीं मानते और बदलने को तैयार नहीं, मसला वो नहीं है, प्रॉब्लम जड़ में है। पिताजी अध्यक्ष थे, बेटा भी अध्यक्ष बनेगा तो वहां प्रॉब्लम होगी ही। वैसे अगर आप वंशवाद की बात करते हैं, बाय एंड लार्ज वो खत्म हो ही नहीं सकता। एक नेता है, उनके बेटे अगर अच्छा कर रहे हैं वो बने, लेकिन अगर बदलाव नहीं करेंगे, मैं बिल्कुल इस बात से ना इत्तेफाकी नहीं रखता कि बहुत जगह ये कामयाब भी होता है, लेकिन जनता का व्यापक समर्थन जब तक है जब तक वो सही है। और इसी बात में एक और चीज कहना चाहता हूं, आप जो दल बदल कानून की बात कर रहे थे, ये भी वहीं पर है। आप कहते हैं कि दल बदल कानून होना चाहिए। सर एक चीज बताइए, इस देश में अगर दल बदल कानून को बहुत स्ट्रांग कर देंगे तो इस देश में तो पार्टियां ही नहीं बचती। कांग्रेस के अलावा है कौन? कांग्रेस में से ही सब निकले हैं, कांग्रेस में से ही टीएमसी निकले, इवन बीजेपी जो सबसे बड़ी धुर विरोधी है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू जी के कैबिनेट में थे। अब कर लीजिए इन सबको एक ही पार्टी नहीं, वर्तमान में बीजेपी में कितने कांग्रेसी है? विधायक अगर दल बदलते हैं, विधायक अगर दल बदलते हैं तो जनता अगर उनको एक्सेप्ट नहीं करेगी तो हरा देगी। मुझे लगता है ये जनता पर ज्यादा छोड़ देना चाहिए, हम इसके लिए एंटाइटल्ड ही नहीं है। मैं साथ में हूं, बंगाल में हुआ है 32-34 एमएलए गए बीजेपी के साथ, 2 ही जीत गए, बाकी सब हार गए। मीनाक्षी जी, विधायक अगर दल बदले तो 5 वर्ष का गैप होना चाहिए और परिवारवाद को रोकने के लिए एक परिवार एक प्रतिनिधि, ये राजनीतिक दलों को स्वयं निर्णय लेना होगा। राजनीतिक दल ऐसी व्यवस्था बनाए कि कोई अगर परिवार पॉलिटिक्स में है तो उसमें से एक ही व्यक्ति लोकसभा अथवा राज्यसभा में जाए। क्लोजिंग रिमार्क्स ले लूं मैं, ठीक है हर्षवर्धन जी। मीनाक्षी देखिए, जब हम लोग वंशवाद की बात करते हैं तो दरअसल वंशवाद की चर्चा क्यों हो रही? कहा जा रहा है कि डेमोक्रेसी को डेंजरस तरीके से, मतलब डेमोक्रेसी के लिए डेंजरस है। अगर वंशवाद राजशाही जैसा दिखने लगे कि ये राजा हो गया, ये परिवार राजा हो गया, ये पार्टी चलाएगा, वो खतरनाक है। उसके अलावा अगर किसी नेता का बेटा बेटी बहुत अच्छा कर रहा है तो बिल्कुल उसको मौका है, सांसद विधायक बनना चाहिए, लेकिन पूरी पार्टी चलाएगा, सब कुछ तय करेगा, वही राज्यसभा भेजेगा, वही लोकसभा भेजेगा, तो वो राजशाही हो जाती है। हमने लोकतंत्र चुना है, देश का संविधान लोकतांत्रिक व्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहिए। जब एक पिता अपनी बेटी को सब सौंप देगा, अपने बेटे को सौंप देगा, अपने भतीजे को सौंप देगा, उसके अलावा किसी की हिम्मत नहीं होगी, तो फिर वो पार्टी नहीं चल सकती। ठीक है कुसुम जी। हाँ, ये परिवारवाद से भय किसको है, डर किसको है?
ये मैं लोग जानना चाहती हूँ कि परिवारवाद से सिर्फ भाजपा को ही तो डर है। इसमें भाजपा, अरे डर किसी को नहीं है। ये कमाल हो गया। अरे कुसुम जी, आप कहां से बात कर रहे हैं? इसमें भाजपा कांग्रेस का मसला कहां से आ गया? गौरी और मोहम्मद गजनवी की बात करना चाहते हो, मौजूदा स्थिति की बात नहीं करना चाहते आप। आज बेरोजगारी का आंकड़ा बताइए, आज गरीबी का आंकड़ा लॉजिक में तो आइए। आप परिवार की बात के लिए आज नहीं तो कल आपको काटेगा ही, उल्टा नुकसान उसी पार्टी का है। किसी ने पार्टी की बात की नहीं थी, वंशवाद की बात हो रही थी। भाजपा क्यों डरी? भाजपा कहाँ डर रही है? केंद्र में भाजपा, 19 राज्यों में भाजपा डर कहाँ रही है? दिल्ली में भाजपा क्यों डरी? आप बताइए, नगर निगम के चुनाव क्यों टाल दिए? भाजपा आप वंशवाद पे बात करना चाहती है? अच्छा, एनसीबी अब क्या यहाँ पर एमसीडी भी लड़ेगी क्या दिल्ली में? आप गलत बोल रहे हैं। भाजपा अकेली है ना, कहाँ डरेगी? केंद्र में सत्ता में है, सबसे 19 राज्यों में सरकार उनकी है। आज आपके एमएलए नहीं ढूंढे मिल रहे और डर भाजपा रही है, बताइए। कुसुम जी, पार्टी के भीतर एक आंतरिक लोकतंत्र की बात हो रही है और सबको बराबर मौके मिलने की बात हो रही है। कुसुम जी, अब आप बता रहे ना, आप इतना उत्तेजित होकर बोल रही थी, मैं उस बात का गवाह हूं कि जब छगन भुजबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र में, सुनील तटकरे दिल्ली आए, उन्होंने 2 टूक शरद पवार को कहा कि हम सेना के साथ सरकार बना लेंगे यदि अजित पवार को हम अध्यक्ष नहीं बनाएंगे। उसके बाद शरद पवार इतने गुस्से में थे, वो कलकत्ता चले गए। मैं घटनाक्रम बता रहा हूं। यहां से प्रफुल्ल पटेल को बोला जाके हैंडल करो, प्रफुल्ल पटेल बोले सर मैं नहीं हैंडल कर पाऊंगा। फिर डीपी त्रिपाठी को भेजा गया प्रफुल्ल पटेल के साथ, उन्होंने गए, उन्होंने हाथ पैर जोड़ के छगन भुजबल से इस्तीफा लिया और अजित पवार को उप मुख्यमंत्री बनाया। ये है, ठीक है, जो आप जो कह रहे हैं ना, जो आप जो कह रहे थे जी, राजा बनना, यह है राजा बनना। ये कई जगह ये भी होता है। मैं इंदौर से आता हूं, मैंने इंदौर में मेरा कॉलेज पढ़ा, इंदौर की राजनीति को मैं जानता हूं। आकाश विजयवर्गीय, जिसकी कोई औकात नहीं थी, वो विधायक बनता है, और जिन लोगों ने अपनी जिंदगी दी मध्य प्रदेश में, वो नहीं बन पाते क्योंकि वो कैलाश विजयवर्गीय के बेटे हैं। ऐसे भी उदाहरण हर पॉलिटिकल पार्टी में मिलते हैं, लेकिन मजबूरी है, क्या करें। ठीक है, बड़ी बात यहां पर ये, जिन सवालों को आज एड्रेस किया गया कि महाराष्ट्र में जो कुछ भी घट रहा है वहां से देश के राष्ट्रीय पॉलिटिक्स के लिए बड़े संदेश निकल रहे हैं, और ये अपने आप में भारतीय राजनीति के जो किताब है उसमें एक चैप्टर बनेगा। परिस्थिति यहां से बेहतर हो तो सबसे बेहतर। हमारी कोशिश यही थी कि इन सवालों को एड्रेस यहां पर जरूर किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। खबरें आगे जारी रहेंगी, देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत।